Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 अगस्त 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ चलो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ, और ये मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। आपने कोई गोल सेट किया है, उसको अचीव करे बिना आपको बिल्कुल भी थकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। कब रुकना है? जब वो गोल पूरी तरह से अचीव हो जाएगा तब। टारगेट है यूपीएससी क्रैक करने का, तो मेहनत करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है। हार्डवर्क कैसे करना है? स्मार्टली करना है। बट जब तक यूपीएससी क्रैक नहीं हो जाता तब तक जो है यहाँ पर रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये अपने दिमाग में आपको डाल लेना है। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये पूरा का पूरा मोटिवेशन लगा है। नाउ बढ़ते हैं आगे, बट आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो। अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय द वे दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। नाउ एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के वीडियो में। तो आज हम लोग पहले आर्टिकल में चर्चा करेंगे ई रूपी के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पिछले 2 दिनों में ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है भारत के अंदर जिसने इस आर्टिकल को ना कवर किया हो। अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। मैं काफ़ी डिटेल में कवर करने वाला हूँ ये क्या है एग्जैक्टली। तो ये ई रूपी क्या है, ठीक है, खासकर यहाँ पर ये वाउचर बेस्ड डिजिटल बेस्ड सिस्टम क्या है, ये हम लोग अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा हो रही है कि चाइना और इंडिया ने मिलकर एग्री कर लिया है कि ये लोग डिसएंगेज करेंगे कौन सी एरिया से, जो गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, उन वाले एरिया से। अब ये एरियाज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस क्या है, क्या होता है एग्जैक्टली, कहां पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, को बहुत सारी बातें हम लोग यहां पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग करने वाले हैं। देन उसके बाद थर्ड आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे क्रीमी लेयर के बारे में। अब देखो ओबीसी का जो भी रिजर्वेशन है उसके अंदर एक क्रीमी लेयर आती है, तो इसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा हुई है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर कवरेज मिला है, इनफैक्ट यहां पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इसका कवरेज मिला है। तो अच्छे से कवर करेंगे ये क्रीमी लेयर क्या होता है, आज हम इसको समझने वाले हैं। देन उसके बाद अगेन एक और बेहतरीन आर्टिकल है 36th इंडिया और इंडोनेशिया का कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइज है। इसके बारे में डिस्कशन होगा। ये नेवल एक्सरसाइज क्यों हो रहा है, इससे क्या फायदे होंगे, तो इसके बारे में होंगे चर्चा होगी। प्लस उसके बाद मैं और भी वेरियस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि अलग अलग कंट्रीज के इंडिया के साथ में होते हैं। मतलब जबरदस्त आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे EOA03, आपने सुना होगा इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में। तो ये क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद मुस्लिम विमेंस राइट्स डे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021। अब ये जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है इसके अंदर क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद लास्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रयान 3 को यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है, 2022 के 3rd क्वार्टर तक इसको लॉन्च किया जाएगा। क्या होने वाला है, क्या इसका महत्व, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, और मैं जानता हूँ इसमें से कुछ आर्टिकल्स आपको 1-2 दिन पुराने लग रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों में मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया था डेली करंट अफेयर की कुछ इशूज़ की वजह से। उसकी वजह से यहाँ पर हम लोग जो है पिछले भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने प्रॉमिस किया है कि आपका पिछला करंट अफेयर कुछ भी मिस नहीं होगा, सभी जो है मैं यहाँ पर कवर करूँगा। ओके, नाउ आते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे बात हो रही है ई रूपी के बारे में। बेसिकली ई रूपी क्या है, तो यह है एक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब पहला तो आपको देखना है यह है कि यह न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको पूरी तरह से लागू करने वाली है इस ई रूपी सिस्टम को। ई से समझ रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करने वाला है। क्या ये इंडिया पहली कंट्री है इसको इंप्लीमेंट करने वाला? बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल जो यूएस हो गया, कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग और भी वेरियस कंट्रीज है जो कि इस वाउचर सिस्टम को इंप्लीमेंट करती हैं। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप भी एंड वक्त पर पहुंचते पहुंचते कहोगे डेफिनेटली ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया एक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, और इन द सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। क्या क्यूआर कोड मिलता है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्यूआर कोड का क्या रोल होगा आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स है आप लोगों को आगे धीरे धीरे समझने आने वाले हैं, ठीक है।
अब जो ई रूपी है बेसिकली वो क्या है, एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। अब मान लो किसी को पैसा देना है, मैं आपको सिंपल से शब्दों में अभी बताता हूं, फिर उसका डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर बीच में गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरीके से कस्टमर को, सॉरी कस्टमर कह रहा हूं, जो पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया है, उनको यहां पर फायदा कुछ ना कुछ देना है। जैसे कि मान लो ये जो भी पीपल ऑफ इंडिया है, इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है एजुकेशन के सेक्टर के अंदर, उसको यहां पर सरकार को क्या करना है, फंड प्रोवाइड करवाना है, या फिर हेल्थ के सेक्टर में फंड प्रोवाइड करवाना है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या करेगी सरकार, यहां पे फंड तो प्रोवाइड करवाएगी, ऐसा नहीं है फंड नहीं प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन ये जो फंड प्रोवाइड करने का प्रोसेस होगा ये पूरा का पूरा डिजिटल बेस्ड होगा। अब ये डिजिटल बेस्ड कैसे होगा भाई, तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है, फंड तो आपको मिलेगा लेकिन आपके पास कैश नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कैसी बात हो गई, कैश आएगा नहीं तो आपको मेडिसिन कैसे मिलेगी, कैश आएगा नहीं तो आप स्टेशनरी कैसे खरीद सकते हो, खरीद सकते हो बिल्कुल, आपके फोन के अंदर एक क्यूआर कोड आएगा, ठीक है। क्या, फोन के अंदर एक क्यूआर कोड होगा, आप जाओगे शॉप पर, मान लो आपको मेडिसिन चाहिए, ठीक है, एक तरीके से जो भी यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड अगर यहाँ पे सरकार को कुछ प्रोवाइड करवा रही है, तो वो पीपल कहाँ जाएगा, वो जाएगा फार्मेसी के शॉप पर, वो क्या करेगा, अपने फ़ोन का वो क्यूआर कोड उस फार्मेसी शॉप वाले से स्कैन करवाएगा, और जैसे ही वो स्कैन करेगा, और आप कह सकते हो कि उस स्कैन करने के बाद जो है एक तरीके से उस बंदे को, जो पीपल गया था, उसको वहाँ पर जो भी मेडिसिन चाहिए होगी वो यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मतलब यहाँ पे सरकार ने किस प्रकार से हेल्प करी है, बिल्कुल सरकार ने यहाँ पर ये क्यूआर कोड प्रोवाइड किया है। अब आप कहोगे तो इसका क्या फायदा है, ये जो फार्मेसी वाला है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि सर्विस दे रहा है, इसका क्या फायदा हुआ, इसका तो नुकसान हुआ। देखो नुकसान क्यों हुआ, फायदा ही तो होगा, क्योंकि जो सरकार है, सरकार ने क्या क्या है, इसको पेमेंट करी है, ठीक है। यहां पर जो पीपल ऑफ इंडिया है उसको पेमेंट ना करने के बजाय ये पेमेंट किसको करी गई है, ये पेमेंट करी गई है इस फार्मेसी वाले को, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको, ठीक है। एक तरीके से इसको पेमेंट मिल जाएगी और ये जो है यहाँ पर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवा देगा। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं क्यूआर कोड के बेसिस पर, और साथ ही साथ ये जो डिजिटल बेस्ड है पूरा का पूरा वाउचर सिस्टम है इसके बेसिस पर, मतलब पूरा का पूरा कैशलेस सिस्टम, कॉन्टैक्टलेस सिस्टम होने वाला है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इन्हीं चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया गया है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये एक कैशलेस कॉन्टेक्टलेस मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल पेमेंट के लिए। इसके अंदर रिक्वायरमेंट है किसकी, क्विक रिस्पांस की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूआर कोड, ठीक है, या फिर एक होता है एसएमएस स्प्रिंग बेस्ड ई वाउचर। इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इन चीज़ों की ज़रूरत के बाद जो भी व्यक्ति है उसको यहाँ पर एक कोई भी कार्ड की जरूरत नहीं है, डिजिटल पेमेंट की जरूरत नहीं है, जो ऐप होते हैं इनकी जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन के अंदर क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को स्कैन करवाओ, जहां पर भी आपको फैसिलिटी जो भी लेनी है, चाहे वो हेल्थ के लिए लेनी है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर लेनी है, या कहीं पर भी, वहां पर जाओ, स्टोर पर जाओ, अपने पास वाले क्यूआर कोड स्कैन करवाओ और जाकर वहां से वो जो भी चीज़ लेनी है वो ले सकते हो, सरकार उसका पेमेंट कर देगी, ठीक है। जिसमें यहाँ पर सरकार चीज़ें प्रोवाइड करवा रही होगी उसी चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर कोई भी फिजिकल इंटरफेस, फिजिकल कॉन्टैक्ट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी नहीं। अब क्या होगा, जो भी पेमेंट है वो किसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर को ये पेमेंट दी जाएगी। और एक तरीके से ये जो पेमेंट है ये प्रीपेड होने वाली है, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार जो है पेमेंट नहीं करेगी सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को पूरा पेमेंट मिलेगा, कहीं से कहीं तक यहाँ पर घपला नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर कोई भी जैसे इंटरमीडिएट नहीं आएगा, कोई भी ऐप या कोई बैंक वगैरह, ये भी कुछ भी यहाँ पर इतने देखने को मिलेंगे नहीं। एक छोटा सा यहाँ पर प्रोसेस देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इससे पहला फायदा क्या होगा, देखो पहला फायदा होने वाला यह है कि जो करप्शन है वो रुक जाएगा। करप्शन कैसे हो रुकेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, तो आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। मान लो देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है क्या करा, गवर्नमेंट ने पैसा तो दिया था, गवर्नमेंट ने मान लो किसी भी पीपल ऑफ इंडिया को पैसा दिया था कि वो जाकर मेडिसिन खरीद सके, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सके, उसके बैंक के अंदर इतना अमाउंट मान लो 1000 रुपीज़ ट्रांसफर कर दिए गए, ठीक है, आप मेडिसिन परचेज कर सकते हो। तो क्या करा उसने मेडिसिन पे ना खर्च करके क्या करा, उसको कहीं और खर्च कर लिया, ठीक है, उसको गलत पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लिया या फिर कहीं और खर्च कर लिया, तो क्या होगा, इसका तो गलत यूज हुआ ना, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर इसी वजह से क्या हो रहा है, ये पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्यूआर कोड मिलेगा, फार्मेसी वाला आप जाओ, शॉप पर जाओ, वहां से स्कैन करवाओ और आप जो है वहां पे ले सकते हो, जो पेमेंट होगी वो सरकार वहां पर कर देगी। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये वर्चुअल करेंसी से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, ठीक है। एक तरीके से जैसे वर्चुअल करेंसी से हमारी बिटकॉइंस वगैरह होती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अलग है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कौन कौन होने वाला है। देखो इशू करने के लिए जो ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है, इसको डेवलप कराया किसने, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसने। साथ ही साथ इन्होंने जो है कोलैबोरेशन किया, कोलैबोरेशन किसके साथ किया, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके साथ कोलैबोरेशन करने के बाद ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग चलने वाली है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको एक तरीके से अपना मोबाइल नंबर लेना है, साथ ही साथ अपना वाउचर कोड जो होगा, क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करवा कर उनके पास चीज़ें यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये।
अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी होगा प्लस प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हो गया। गवर्नमेंट अगर चाहती है कोई ना कोई वेलफेयर प्रोवाइड करवाना या फिर कोई ना कोई यहां पर एक तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करवाना चाहती है किसी भी पीपल को, तो वो आराम से प्रोवाइड करवा सकती है इस क्यूआर कोड के माध्यम से। एक तरीके से मान लो सरकार को प्रोवाइड करवाना है कोई मेडिसिन ड्रग्स प्रोवाइड करवानी है या फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, ठीक है, जो भी यहाँ पर स्कीम्स चल रही हैं जैसे कि मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम चल रही है या फिर ड्रग्स डायग्नोस्टिक्स के ये प्रोवाइड करवाना है, जो भी स्कीम चल रही है उसके अंडर जो भी फायदा प्रोवाइड करवाना है उसके लिए सरकार ये वाला स्टेप उठाने वाली है। डिजिटली जो है यहाँ पर ये आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर भी आराम से इन डिजिटल वाउचर्स का इस्तेमाल करेंगे अपने एम्प्लॉय को वेलफेयर प्रोवाइड करवाने के लिए। मतलब जो भी एम्प्लॉय है उनका जो भी वहाँ पे काम कर रहा है उसको अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार के फायदे प्रोवाइड करवाने होंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंस इसका ये भी है क्योंकि आज के टाइम पर जो हमारी सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहा है अपना डिजिटल करेंसी, और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग को और भी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब डिजिटल करेंसी डेवलप होगी, डिजिटल करेंसी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो हम लोग को जो फायदा वगैरह प्रोवाइड करवाना है एक तरीके से जो सरकार है वो रिलीफ प्रोवाइड करवाती है उसको भी कहीं ना कहीं डिजिटली पेमेंट करना होगा। ये बहुत बड़ा, अगर हम लोग डिजिटल वे पे नहीं बढ़ते तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता। नाउ अब यहाँ पर ये गैप भरता हुआ नजर आएगा और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को आने वाले टाइम पर देखने को मिलने वाली है। ओके, नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। देखो पहला आर्टिकल कितना जबरदस्त था, बहुत डिटेलिंग कवर करी है हम लोगों ने। मैं यहाँ पर जो डेली बेसिस पर आर्टिकल्स डिस्कस करता हूँ उसमें कुछ आर्टिकल्स डिटेल में डिस्कस करता हूँ जिनको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है, ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहां पे चर्चा हो रही है चाइना और इंडिया ने मिलकर एग्री किया कि वो लोग डिसएंगेजमेंट करेंगे, मतलब अपनी जो मिलिट्रीज हैं जैसे कि इंडियन है, इंडियन आर्मी अपनी पीछे हटेगी प्लस जो चाइनीज आर्मी है वो भी पीछे हटेंगी, ठीक है, दोनों डिसएंगेज करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया से। क्वेश्चन ये है कौन से पर्टिकुलर एरिया से डिसएंगेज करेंगे उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले तो आपको देखना यह है ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ क्या है, 12th राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है, मतलब 12वीं राउंड ऑफ डिस्कशन हुई है किनके बीच में, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच में। अब यहां पर मिलिट्री कमांडर थे भारत के भी और चाइना के भी, दोनों के बीच में चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम लोग ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको खत्म कर सकते हैं। खासकर कौन से वाले एरिया में मैं आपको बता देता हूं, गोगरा, ठीक है, एक नाम है गोगरा और दूसरा है हॉट स्प्रिंग। तो इन दोनों एरियाज के अंदर क्या करने की बात करी गई है, डिसएंगेजमेंट करने की बात करी गई है। मतलब जो भी स्टैंड ऑफ जारी है यहां पर जो भी इंडियन और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़े हैं वो पीछे पीछे हट जाएं और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पीस को मेंटेन किया जाए, शांति बनाकर रखी जाए। ये होता है डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस। अब हम लोग ये 12वीं कमांडर लेवल पर टॉप पर पहुंच चुके हैं तो आप समझ सकते हो ये एक से शुरू हुई होगी, बिल्कुल, क्योंकि पिछले साल हुए ही इतने डिस्प्यूट हैं। साल 2020 के अंदर पूरा 2020 जो है इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में निकल चुका है। हम लोग जो है बातें कर करके सुलझाते रह गए। तो अभी जो लास्ट डिस्कशन हुआ है वो है 12th राउंड ऑफ डिस्कशन, और इससे पहले 11वां डिस्कशन हुआ था जहां पर भी आप कह सकते हो चीज़ें सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी, जो है एक तरीके से चीज़ें सही से सॉल्व नहीं हो पाई थी। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैप है इंडिया का और ऊपर की साइड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये लद्दाख वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको गोगरा और हॉट स्प्रिंग वाले रीजन को अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये कर्सर घूम रहा है ये है हॉट स्प्रिंग, और ऊपर यहाँ पर आपको इधर गोगरा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, गोगरा और हॉट स्प्रिंग दोनों यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस वाले एरिया के अंदर स्टैंड ऑफ को खत्म करने की बात की जा रही है। अभी हमने पिछले कुछ टाइम में, यानी कि अगर मैं बात करूं साल 2021 जो चल रहा है इसकी जो फरवरी का टाइम था, फरवरी में भी यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट हुआ था, लेकिन वो इन वाले एरियाज के अंदर से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ था। तो कौन से वाले एरिया से हुआ था, तो वो डिसएंगेजमेंट हुआ था गलवान वैली से, ठीक है, एक तरीके से पेंगोंगसो वाले एरिया से जो है वहां पर वो डिसएंगेजमेंट देखने को मिला था। आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट एक सिनेरियो ऐसा आ गया था साल 2020 के अंदर कि लगभग 20 जून के आसपास की बात थी, गलवान वैली के अंदर हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिली थी ना। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे शांति बनाई हमने थोड़ी सी। अब यहाँ पे चाहते हैं हम लोग यहाँ पर भी पूरी तरह से पीस को मेंटेन किया जा सके दोनों एरियाज के बीच में। करंट डिसएंगेजमेंट की बात करें तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है जिनको मैंने अभी आपको बताया है, जो पीपी लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां पर दस्तक मारी जाती है, ठीक है। पेट्रोलिंग पॉइंट जो 17A है उसको गोगरा पोस्ट बोला गया है, पेट्रोलिंग पॉइंट जो 15 है उसको हॉट स्प्रिंग बोला गया है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया 15 है ये,
प्लस यहाँ पर 17A भी देखने को मिलेगा, ये गोगरा है, और इधर आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा। तो दोनों एरिया के अंदर डिसएंगेजमेंट की चर्चा हो रही है। अभी यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ था कौन से वाले एरियाज के अंदर, गलवान वैली में, पेंगोंग सो वाले एरिया में। मैंने अभी आपको बता दिया ये सारी चीजें, ठीक है। पिक्चर के थ्रू क्या होता है ना, हम लोग चीजों को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। अब क्या हो गया, इन सब चीजों को साइड में हटाओ। अगर हम लोग बात करें, आज के टाइम पर चर्चा चल रही है कि इन दोनों एरियाज के अंदर यानी गोगरा हॉट स्प्रिंग के अंदर किस प्रकार से डिसएंगेजमेंट किया जा सकता है। उसी को लेकर दोनों कंट्रीज के कमांडर लेवल के बीच में चर्चा हुई है कि ये लोग शांति किस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों एग्री तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम पर चीज़ें किस प्रकार से इंप्लीमेंट होती है वो ज़्यादा मैटर करता है। मैंने आपको बता दिया पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। 17A गोगरा वाला रीजन और पेट्रोलिंग पॉइंट जो 15 है वो आपका हो गया है हॉट स्प्रिंग वाला रीजन, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है, तो उसी को लेकर ये चर्चा हो रही है। यहाँ पर समझाया गया है कि वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर दोनों के बीच में ये एक तरीके से दिक्कतें क्रिएट हो रही है, यहाँ पर पीस को मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेसिकली जाने जाते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स के लिए, इस पर यहाँ इन वाले एरियाज के अंदर दस्तक मारी जाती है। इन पॉइंट्स को डिसाइड किया गया है चाइना स्टडी ग्रुप के द्वारा। जो चाइना स्टडी ग्रुप है, आप बेसिकली इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको सेटअप किया गया था 1976 में, जब हमारी जो इंदिरा गांधी हैं वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर थी। देन उसके बाद आज के टाइम पर आप देख पाओगे दिक्कतें इतनी है कि वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि शांति को मेंटेन किया जा सके। क्वेश्चन ये होगा, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि हो क्या रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में जो ऑफिशियली अगर हम बात करें डिमार्केशन, ऑफिशियली जो फिक्स लाइन जो बंटवारा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नहीं। इन्हीं पेट्रोलिंग पॉइंट्स के थ्रू हम लोग जो है डिमार्केशन देखते हैं। जो LAC है बेसिकली ये आपको डिमार्केशन देखने को मिलेगी। आप कह सकते हो जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यही एक तरीके से क्या है, एक तरीके से बॉर्डर माना जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हो डिमार्केशन लाइन है जो कि बांटती है इंडिया और चाइना की टेरिटरी को। अदरवाइज कोई भी ऐसी ऑफिशियल लाइंस आपको देखने को इतनी अच्छे से देखने को मिलेंगी नहीं। इन्हीं वजह से जो है डिस्प्यूट आज के टाइम पर क्रिएट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो हॉट स्प्रिंग और गोगरा वाला रीजन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखो इंपॉर्टेंस इसका जो महत्व है ये काफी ज्यादा है। जो ये एरिया है ना, ये कोंगका पास के पास पड़ता है, ठीक है। कोंगका पास है, वहीं पर उसके करीब में ये पड़ता है। ये एक ऐसा मेन पास यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। इसकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अगर हम लोग बात करें चाइना के अकॉर्डिंग। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बाउंड्री का काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पर ये पास भी पास से पड़ता है। उसके बाद ये जो हॉट स्प्रिंग और गोगरा वाला रीजन है ये बहुत ज़्यादा पास में है। एक तरीके से चाइना का जो भी रीजन है, चाइना का एक तो आपको जिनजियांग वाला रीजन देखने को मिलेगा जहाँ पर उइगर मुस्लिम्स की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, ठीक है। उसका एक आपको तिब्बत वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो इन दोनों रीजन के पास में ही जो है ये दोनों ही रीजन एक तरीके से डिस्टर्ब रीजन है। आप कह सकते हो यहाँ दोनों ही रीजन के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से ही क्रिएट रहते हैं और इन्हीं रीजन के पास में आपको हॉट स्प्रिंग और गोगरा वाला रीजन भी देखने को मिलेगा। इस वजह से गोगरा और हॉट स्प्रिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चर्चा हो रही है क्रीमी लेयर के बारे में। तो ओबीसी सेक्टर के अंदर ये क्रीमी लेयर क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ क्या है, जो कुछ एमपीज है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इन्होंने बोला कि देखो क्रीमी लेयर को साफ साफ डिफाइन कर दो, ये क्रीमी लेयर क्या होती है। तो आज के टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उसके अंदर यहां पर बोला गया है कि आप क्रीमी लेयर को अच्छे से डिफाइन करो। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड समझेंगे ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट और क्रिस्टल क्लियर कर पाओ। यहां पे देखो बैकग्राउंड क्या है कि एक रिकमेंडेशन आया था, आपको समझ में आता होगा, मंडल कमीशन के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, ठीक है। एक मंडल कमीशन हुआ था। अब इस कमीशन के माध्यम से जो ये एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, ये अगस्त के अंदर 1990 की बात है, इन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया किसको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। 27% यहाँ पर नोटिफाई कर दिया था। अब ये जो 27% जो रिजर्वेशन था ये किसके अंदर था, सिविल पोस्ट के अंदर, सर्विसेज के, सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था ना। उसके बाद क्या हुआ, इसको चैलेंज किया गया, और भी जगह पर मिलना चाहिए। अब इसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस हुआ, इंदिरा साहनी केस, ठीक है। 1992 के अंदर ये केस हुआ था। इसके अंदर 27% रिजर्वेशन दे दिया गया किसको, ओबीसी कैटेगरीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर ये 27% रिजर्वेशन मिल चुका था। कब, 1992 इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर रिजर्वेशन मिल चुका। अभी जो 27% कोटा मिला है, 27% रिजर्वेशन मिला है ओबीसी को, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मिला है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिला है, ठीक है। अब आप कह सकते हो इसके अंदर जो क्रीमी लेयर होती है ना उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्रीमी लेयर मतलब जो ऊपर ऊपर के, यानी कि जो अच्छी पोस्ट के, ठीक है, जिनको इतनी दिक्कतें नहीं है, ठीक है, जिनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती है, फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छे से रह रहे हैं, जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं ना उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। उनके इनकम के बेसिस पर, उनकी गवर्नमेंट जॉब्स की रैंक्स के
बेसिस पर, तो इस बेसिस पर अलग क्रीमी लेयर को अलग कर दिया कि देखो भाई 27% कोटा तो मिल रहा है ओबीसी सेक्टर के अंदर, लेकिन क्रीमी लेयर वालों को ये कोटा नहीं मिलेगा। मतलब कोई अगर फायदा मिल रहा है ओबीसी सेक्टर वाले को जो कि 27% के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से जो कि कोटा मिल रहा है, इसके अंदर जो क्रीमी वाला सेक्टर है ना, क्रीमी जो लेयर है, जो अपर लेवल वाले लोग हैं, उनको यहां पर कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है इस रिजर्वेशन का। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। अब यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्रीमी लेयर के अंडर में एक प्रोसेस रखा गया है, इनकम बियॉन्ड द 8 लाख। मान लो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो सालाना 8 लाख रुपए तक वो कमा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 लाख रुपए पर ईयर ये इनकम देखने को मिल रही है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? वो आएगा क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर। मतलब उसको जो ये 27% रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी का, ठीक है, उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर के अंदर आता है, उसकी जो सिचुएशन है वो सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनकम वाला सिनेरियो है ना, ये हर 3 साल के अंदर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, इनकम को हर 3 साल के अंदर इंक्रीज किया जाता है। मतलब पिछली बार 2017 के अंदर ये इंक्रीज किया गया था ना, अब यहाँ पर हो सकता है कि फिर से इस इनकम लेवल को इंक्रीज किया जा सके। ये तो हमने देखा कि इनकम के बेसिस पर क्रीमी लेयर को डिफाइन किया जाता है। दूसरा यहां पर जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी रैंक के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। मतलब कोई बच्चा है, उसके माता या पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर उनकी जो रैंक है वो आप कह सकते हो लो रैंक है, ठीक है, तो वो तो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएंगे। मतलब उनको ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जिनकी रैंक हायर है, ठीक है, वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे और उनको ओबीसी का जो भी रिजर्वेशन है उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये चीजें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि ग्रुप ए की पोस्ट हो गई, ग्रुप बी की सर्विसेज हो गई, ये टॉप लेवल की सर्विसेज हो गई, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेंगे? ये आएंगे क्रीमी लेयर के अंदर, तो इनको ये रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कर्नल के, और उसके बाद जो हायर रैंक ऑफिसर्स हो गए आर्मी के अंदर, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसी सिमिलर रैंक्स होती हैं नेवी एयरफोर्स के अंदर भी, तो ऐसी टाइप के जो रैंक्स वाले के बच्चे होते हैं, ठीक है, एक तरीके से उन लोगों को भी ये वो सब किसके अंदर आएंगे? क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, और उनको भी इस रिजर्वेशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्रीमी लेयर का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 36 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, सॉरी एक नेवल एक्सरसाइज कह सकते हो, कॉर्पेट नाम दिया गया है इसको। तो ये 36वां एडिशन है इंडिया और इंडोनेशिया का कॉर्पेट का यहां पर आप देख सकते हो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इसको बोला गया है। इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट इसको बोला गया है। अब ये किस किस के बीच में हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और इंडोनेशिया है, तो यहां पर इंडियन नेवी होगी और साथ ही साथ इंडोनेशियन नेवी होगी, जिनके बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। पहले हम लोग मैप में इंडोनेशिया को देख लेते हैं। इंडोनेशिया यहाँ पे आपको ये स्थित देखने को मिलेगा। इसकी जो कैपिटल है वो है जकार्ता। आसपास की कंट्रीज एक बार देख सकते हो, मलेशिया आ पड़ गया, इधर ऊपर फिलीपींस आ गया, देन उसके बाद पपुआ न्यू गिनी, देन तिमोर लेस्टे, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये सिंगापुर देखने को मिल जाएगा। ओके ना, अब हम बात करते हैं कि ये क्या है। ये एक है नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये नेवल एक्सरसाइज क्या होती हैं? तो वो यहाँ पर जो भी यहाँ पर पानी के अंदर देखने को मिल रही है एक्सरसाइजेस, साथ में मिलकर जो है कंडक्ट कर रही है इंडिया और इंडोनेशिया। अगर हम लोग बात करें तो ये जो मैरीटाइम लिंक है ना दोनों कंट्रीज के बीच में, कोई ये नया लिंक नहीं है, ये लिंक बहुत पुराना है। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है ना दोनों के बीच में 2002 से ही देखने को मिलेगा। और जो इंडियन एक नेवल शिप है जिसको हम लोग बोलते हैं INS सरयू, ये हमारी खुद के द्वारा बनाया गया शिप है। ये पेट्रोल वेसल यानी दस्तक मारने वाला, निगरानी रखने वाला ये शिप है। ये इसने पार्टिसिपेट किया है, ये 36 जो एडिशन हुआ है यानी कि ये वाली जो एक्सरसाइज हुई है कॉर्पेट एक्सरसाइज दोनों के बीच में, इसके अंदर यहाँ पर ये सरयू ने जो है पार्टिसिपेट किया है, आपको ध्यान रखना है। अब इनसे क्या होगा, जब दो कंट्रीज मिलकर आपस में एक एक्सरसाइज को, एक अभ्यास को कंडक्ट कर रही हैं, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अगर हम लोग बात करें इस एक्सरसाइज का मेन एम क्या है, मेन एम है सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना, सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करना, ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस हो गया। देन उसके बाद क्या है, जो बहुत ज़्यादा इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मैरीटाइम टेररिज्म देखने को मिलता है, रॉबरी देखने को मिलती है, बहुत सारे समुद्री डकैत होते हैं, ठीक है। तो इन सबको टैकल करने के लिए यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज ने, इन दोनों की नेवीज ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है कि हम दोनों कंट्रीज बिल्कुल साथ में हैं। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है इस पूरे के पूरे मैरीटाइम सिनेरियो के अंदर, तो वहाँ पर जो है ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक विजन है जिसको सागर नाम दिया गया है। सागर बहुत पॉपुलर है, ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसी के विजन के माध्यम से अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी ने
बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एंगेजमेंट क्या है कि हम लोग जो है साथ में मिलकर उन कंट्रीज के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई हैं। अगर मैं बताऊं जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सरसाइज का वो यही होता है, जो सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मेंटेन करना, सिक्योरिटी पर्पज़ के बेसिस पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। अगर हम लोग बात करें इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, ये हो रही है कॉर्पेट। लेकिन क्या कुछ और एक्सरसाइज होती हैं? बिल्कुल, कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं इंडोनेशिया के साथ। वो कौन सी होती हैं? एक होती है समुद्र शक्ति, ठीक है, एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। उसके बाद होती है गरुड़ शक्ति, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया जो इंडोनेशिया के साथ होती है वो होती है गरुड़ शक्ति, ठीक है। मालदीव के साथ होती है वो होती है इक्वेरिन, और चाइना के साथ हैंड इन हैंड। देन उसके बाद कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, और युद्ध अभ्यास होता है यूएसए के साथ। तो ये कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। बात हो रही है EOS-03। अब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने क्या करा, राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि जो जियो इमेजिनिंग सैटेलाइट है ना EOS-03, यानी एक सैटेलाइट है ये EOS-03, इसको एक तरीके से लॉन्च किया जाएगा 2021 के थर्ड क्वार्टर के अंदर। अब यहां पर ये जो सैटेलाइट है इससे क्या फायदा होगा? देखो, इस सैटेलाइट से एक होने वाला है नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग। हम लोगों के पास पावर आने वाली है, मतलब कि कोई नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि बाढ़ आना या साइक्लोन आना, तो उसको हम लोग आराम से मॉनिटर कर सकते हैं, रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ यार, एग्जैक्टली करंट सिनेरियो यह है, और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्लस बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन स्टेप है। उसके बाद जो ये EOS-03 है, ये बेसिकली यहाँ पर कैपेबल है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारी पूरी कंट्री है, पूरा देश है, उसको उसकी इमेजिंग कर सकता है। उसकी इमेज यहाँ पर 4 से 5 बार पूरे दिन में, एक दिन के अंदर 4 से 5 दिन बाद 4 से 5 बार जो है मॉनिटर कर सकता है पूरे देश को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल डिजास्टर्स के अलावा, ये जो सैटेलाइट है ये वाटर बॉडीज को मॉनिटर करेगी, जो क्रॉप्स हो गई, फसलें हो गई, वेजिटेशन, उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, तो इन सब को मॉनिटर करेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर हम लोगों को इस सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद चर्चा हो रही है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021। तो जो राज्यसभा है उसने अभी कोकोनट डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया है। अब इस बिल के अंदर क्या चर्चा हुई है? इस बिल के अंदर मांग ये करी गई है कि ये जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है ना, बेसिकली पूरा का पूरा एक बोर्ड होगा जिसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे। तो यहाँ पर क्या हो, एक चेयरमैन की पोस्ट बनाई जाए, प्लस जो है एक नॉन एग्जीक्यूटिव बंदा होना चाहिए। यह बिल जो है क्या करेगा, यह बिल अपॉइंट करेगा एक प्रोफेशनल पर्सन को, ठीक है, एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होगा, क्या होगा, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होने वाला है। और एक तरीके से जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे इस बोर्ड के अंदर उसको भी बढ़ाया जाएगा, 4 से 6 नंबर किया जाएगा इस बोर्ड के अंदर। और इसके अंदर जो आंध्र प्रदेश और गुजरात है ये इनको नॉमिनेट किया जाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे इस बोर्ड के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है इसको लेकर काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। नाउ हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं इस डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। जो ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट है 1979 का, इसको इनेक्ट किया गया था कब, यहाँ आपने ईयर देख ही लिया है। इसका मेन काम यह है जो कोकोनट इंडस्ट्री है उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना। तो मेन काम यहाँ पर कोकोनट डेवलपमेंट का बोर्ड का यही रहने वाला है। उसके साथ मैंने आपको बताया इसको एस्टेब्लिश किया गया 28 जनवरी 1981 में, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर में? इसी एक्ट के अंदर में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आज के टाइम पर इस बोर्ड के अंदर एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन देखने को मिलेंगे। तो अब आज के टाइम पर क्या हो रहा है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। तो ये एक छोटा सा बदलाव होता हुआ नजर आएगा आपको। और उसके बाद ये आर्टिकल अभी 2 दिन पुराना है, मुस्लिम वेमेन राइट्स डे के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो मुस्लिम वेमेन्स राइट डे है बेसिकली इसको ऑब्जर्व किया गया है अभी 1 अगस्त 2021 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। अब यहाँ पे सेलिब्रेट क्यों किया गया है, क्योंकि हमने इस तारीख को क्या करा था, ट्रिपल तलाक को जो है एक तरीके से इसके अगेंस्ट में लॉ लेकर आए थे, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को फायदा हुआ ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पर एक लॉ बनाया था अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक, ठीक है। जो ट्रिपल तलाक है उसके अगेंस्ट में एक लॉ बनाया गया था कब, 1 अगस्त 2019 के अंदर, जिसने यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस 1 अगस्त को क्या बोल दिया, मुस्लिम विमेन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग अगेंस्ट में जो है इसके लॉ लाया गया था। और यहाँ पे बोला जाता है कि जिस प्रकार से ये लॉ लाया गया इसके अगेंस्ट में, उसके बाद जो ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो लगातार कम होते हुए नजर आए हैं।
और उसके बाद जो मुस्लिम विमेन है पूरे कंट्री के अंदर, उन्होंने बहुत खुशी जो है इस पूरे के पूरे लॉ का वेलकम किया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चर्चा करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है चंद्रयान 3 के बारे में। तो जो इसरो है बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करने वाला है, ये लॉन्च करेगा थर्ड ल्यूनर मिशन चंद्रयान 3। तो ये चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है चांद के ऊपर। कब होगा, ये 2022 के थर्ड क्वार्टर के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है चंद्रयान 3 के अंदर क्या होने वाला है, एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा जो लैंड करेगा। लैंड करने के बाद उसके अंदर से एक रोवर निकल कर आएगा जो कि इधर उधर घूमेगा और जो है वहाँ की चीज़ों के बारे में कैप्चरिंग करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक तरीके से चंद्रयान 3 है, इसके अंदर एक लैंडर रोवर स्पेसिफिक मिशन है। क्या होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इंडिया की कैपेबिलिटी को कि इंडिया जो है कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता है। चंद्रयान 2 के अंदर हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक गड़बड़ हो गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर हम लोग ये नहीं चाहते कि वापस से चीज़ें गड़बड़ाएं। हम लोग एक सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चीज़ों को वहाँ पर एक तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो चंद्रयान 3 है ना, इसका मेन मकसद ये होने वाला है कि ये देखो मून को तो स्टडी करेगा। मून को स्टडी करने के साथ साथ जो इसके आसपास के एरियाज है, उसका जो एग्जॉस्फेयर है, उसको भी यहाँ पर ये अच्छी तरीके से स्टडी करने वाला है। यहाँ पर इसका ये बेनिफिट है। क्वेश्चन ये है, ये चांद का जो ल्यूनर साउथ पोल है वहीं पर क्यों भेजा जा रहा है? ल्यूनर साउथ पोल जो है मून का, वहीं पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे का रीज़न ये है, ये जो लूनर साउथ पोल है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमें लगातार शेडो देखने को मिलता है। और शेडो मतलब आप कह सकते हो कि हो सकता है, मतलब ये जो शेडो है ना, ये नॉर्थ पोल से ज़्यादा है लूनर साउथ पोल पर। इसी वजह से हम लोग साउथ पोल पर इस पूरे के पूरे मिशन को भेजने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे शेडो ज़्यादा है। और शेडो का मतलब यह है कि हो सकता है वाटर, हम लोगों का वाटर का प्रेजेंस मिल जाए परमानेंटली। अगर परमानेंटली वाटर मिल जाता है वहाँ पर, तो एक नया बड़ा चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो ये साउथ पोल रीजन है, यहाँ पर आपको कोल्ड ट्रैप्स भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ फॉसिल रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मतलब साउथ पोल पर हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। इसी वजह से जो लूनर साउथ पोल है उसको टारगेट किया जा रहा है इस पूरे मिशन के लिए। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। और एक आर्टिकल मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये डेली करंट अफेयर का वीडियो और साथ ही साथ द हिंदू का वीडियो ऐसी रेगुलर आप लोग को मिलता रहेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।